So welcome to all of you in this fifth lecture of metal cutting. In last class, we have already discussed about different types of chip formation in metal cutting process. We have already discussed about discontinuous type of chip formation, continuous type of chip formation, and built-up edges formation. We have seen that during machining on ductile material, we will find continuous type of chip formation. But in specific condition, when we performing machining operation on ductile material with low cutting speed, with uh, low value of rack angle and high depth of cut, then we will get this continuous type of chip formation. Doesn't matter this is a type of material continuous or this is a type of material ductile material or brittle material. So we can get both types of chip formation, discontinuous and continuous, on ductile material, but it will depend upon which type of machining parameters you have chosen during machining operation. ठीक है, तो मशीनिंग ऑपरेशन में आपने किस तरह के मशीनिंग पैरामीटर्स को सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि डक्टाइल मटेरियल पर हमारा कॉन्टिन्यूस टाइप का चिप फॉर्मेशन होगा कि डिसकॉन्टिन्यूस टाइप का चिप फॉर्मेशन होगा। बट जनरली अगर आपसे केवल ये पूछ लिया जाए कि डक्टाइल मटेरियल में किस टाइप का चिप फॉर्मेशन होता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस टाइप का चिप फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बीयूई यानी बिल्ट अप एजेस फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। बिल्ट अप एजेस फॉर्मेशन जनरली डक्टाइल मटेरियल के साथ में जनरेट होते हैं। ठीक है, जब आपके लॉन्ग सीक्वेंस के चिप फॉर्मेशन होते हैं रैक सरफेस के ऊपर काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है और ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर जो माइक्रो चिप्स पार्टिकल होते हैं वो रैक सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, वेल्डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ईयूई फॉर्मेशन होता है। इससे हमारी टूल की लाइफ तो बढ़ती है बट जो हमारी मशीनिंग कंडीशंस होती हैं, जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी होती है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। ठीक है, और उसका रीजन ये है कि रैक सरफेस हमारी ब्लेंड हो जाती है और उसकी वजह से जो कटिंग फोर्सेस और पावर कंजम्पशन की वैल्यू होती है वो काफी हद तक वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये तो हमने डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशन देखे थे। ब्रिटल मटेरियल में हमारे पास डिस्कंटिन्यूअस चिप बन रहा था क्योंकि ब्रिटल मटेरियल के अंदर जो टफनेस होती है वो मटेरियल की बहुत ज्यादा लो होती है, जिसकी वजह से जो क्रैक वेव होती है वो तेजी से उस लेवल को, टफनेस के लेवल को प्रोड्यूस कर लेती है और आसानी से क्या होता है हमारा जो चिप होता है वो स्मॉल स्मॉल सीक्वेंस में कट हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी हमारी चिप फॉर्मेशन की जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनिंग एनालिसिस प्रोसेस। तो मेथड ऑफ मशीनिंग में अगर एनालिसिस आप कर रहे हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मेथड ऑफ मशीनिंग, मेथड ऑफ मशीनिंग ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थोगोनल machining operation, and second one that is oblique machining, oblique machining operation। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो तरह के मेथड हैं मशीनिंग के। एक हमारे पास में कौन सा हो गया, फर्स्ट वन दैट इज ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन एंड सेकंड वन दैट इज ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए कि अगर हम टूल की कटिंग एज के, टूल की कटिंग एज से कटिंग वेलोसिटी के बीच का एंगल देखें, किसके किसके बीच में, कटिंग एज ऑफ टूल, कटिंग एज ऑफ टूल, ओके, एंगल between cutting edge of tool and cutting velocity of tool, cutting velocity of tool। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, किससे किसके बीच का, कटिंग एज ऑफ टूल और कटिंग वेलोसिटी वेक्टर जो हमारे पास में है इस टूल के लिए, इन दोनों के बीच का एंगल
90 डिग्री हो, if angle in between cutting edge of tool and cutting velocity vector of that tool is equal to 90 degree, then we can say that such type of machining operation is orthogonal machining operation. ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन हमारे पास में क्या था? ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन ये था कि अगर आप जो टूल इस मशीनिंग ऑपरेशन में यूज कर रहे हैं, इसके कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, so in that case we can say that such type of machining operation is known as orthogonal machining operation. But what about oblique machining operation? ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन क्या होता है? अगर इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, किसके किसके बीच का एंगल, कटिंग एज ऑफ टूल और कटिंग वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री के अलावा 90 डिग्री नहीं है, आप मोटे तौर पर समझ लें, तो इस टाइप का जो हमारा मशीनिंग ऑपरेशन होता है वो हमारा कौन सा होता है? ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन. तो इन दैट केस जो ये एंगल होगा, जो थीटा होगा, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन में क्या होगा? जो एंगल बिटवीन कटिंग एज ऑफ टूल और कटिंग वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो हमारा 90 डिग्री नहीं होगा. तो ऑर्थोगोनल में क्या होता है? 90 डिग्री होता है दोनों के बीच का एंगल, कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल. और जो ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन होगा उसके केस में क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा. जनरली जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं वो हमारे ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन ही होते हैं, ठीक है. चाहे वो टर्निंग का आप ले लीजिए, चाहे वो फेस टर्निंग का आप ले लीजिए, ड्रिलिंग का ले लीजिए, तो जनरली जो हमारे ऑपरेशन होते हैं वो हमारे ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन ही होते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट एनालिसिस पर्पस, एनालिसिस पर्पस पे अगर हमें मशीनिंग एनालिसिस करनी है तो हम लोग ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन लेते हैं. ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो इसको आगे देखते हैं कि क्यों हम ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन ले रहे हैं एनालिसिस पर्पस पे, ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन नहीं लेते हैं. जबकि ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन जनरली हम लोग जो है अपने जब प्रैक्टिकली अपनी मशीनिंग करते हैं उसमें इसको कंसीडर करते हैं. तो उसका रीजन क्या है इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है. देखिए, अगर आप ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन को कंसीडर करते हैं, if you consider orthogonal machining operation for analysis purpose, then उस कंडीशन में क्या होगा? ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन क्या था? जब कटिंग एज एंगल, टूल के कटिंग एज एंगल और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री था. तो ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन के केस में जो कटिंग फोर्सेस हमारे जनरेट होते हैं इन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, इसकी वजह से आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होता है. और हमने अभी लास्ट क्लास में देखा था कि मेटल कटिंग मैकेनिज्म हो रही थी, उसी शियर स्ट्रेस की वजह से जब हमारे पास में मशीनिंग के फोर्सेस के थ्रू जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा था उसकी वैल्यू मटेरियल के अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज्यादा थी, तभी हमारा मेटल कटिंग फॉर्मेशन हो रहा था. तो जो वो फोर्सेस थे इन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, अगर उनके आप कंपोनेंट करोगे किसमें? ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन में, तो आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, यानी कटिंग फोर्सेस इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है. तो वो कटिंग फोर्सेस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक हमारे पास में होता है एफसी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एफटी, ठीक है. कटिंग फोर्स टूल के थ्रू जो फोर्सेस हमारे ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन में लग रहे हैं, तो वो कटिंग फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं इसमें ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन में, एफसी एंड एफटी. एफसी कटिंग फोर्स एंड एफटी थ्रस्ट फोर्स, ठीक है. एफटी दैट इज थ्रस्ट फोर्स. बात क्लियर हो रही है? ठीक. तो यहां पर क्या होगा, ये दो तरह के हमारे पास में कंपोनेंट होते हैं किस केस में? ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन में. ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन का कौन सा मतलब हुआ? यानी कटिंग एज, टूल की कटिंग एज और टूल की जो कटिंग वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. बट अगर आप बात करो टूल फोर्सेस की इन
ऑब्लिक्यू मशीनिंग ऑपरेशन, ऑब्लिक्यू मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास में फोर्सेस तो यही है, एफ सी एंड एफ टी, फोर्सेस आपके पास में सेम टू सेम यही रहेंगे, बट इसमें क्या होगा, जो आपके पास में थर्स्ट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट और हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन में क्या होता था, अब दोनों के वेलोसिटी वेक्टर और कटिंग एज एंगल के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से थर्स्ट फोर्स के भी और कंपोनेंट निकल आएंगे। अब वो थर्स्ट फोर्स के दो कंपोनेंट और हो जाएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक हमारे पास हो जाएगा एफ ए, दैट इज एक्सियल फोर्स, और सेकंड वन कंपोनेंट होगा एफ आर, दैट इज रेडियल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दो कंपोनेंट हमारे थर्स्ट फोर्स के और बढ़ जाएंगे इन द केस ऑफ ऑब्लिक मशीनिंग। तो अगर आप देख रहे हो ऑर्थोगोनल मशीनिंग में हमारे दो कंपोनेंट आ रहे थे, एक कौन से हो रहा था एफसी एंड एफटी, कटिंग फोर्स एंड थर्स्ट फोर्स, बट इफ वी टॉक अबाउट ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन देन वी विल गेट थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एफसी, एफए एंड एफआर, ठीक है। कटिंग फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड रेडियल फोर्स, ये दोनों जो चीजें हैं वो थर्स्ट फोर्स के कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑन बिहाफ ऑफ, मैंने बताया कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग में हमारे दो ही फोर्सेस आ रहे हैं और ऑब्लिक मशीनिंग में हमारे पास में तीन तरह के फोर्स आ रहे हैं। तो देखिए ऑर्थोगोनल के कंपेयर में ऑब्लिक में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप मशीनिंग प्रोसेस की एनालिसिस करना चाहते हो, ठीक है, उसके कटिंग फोर्सेस के बीच में रिलेशनशिप को आप निकालना चाहते हो, तो डायरेक्ट ऑब्लिक मशीनिंग के थ्रू हमें निकालने के लिए कोई मेथड नहीं है, ठीक है, उसकी एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इस ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन के कंपोनेंट्स को रिड्यूस करके, या आप कह सकते हो ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन को हम ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन में कन्वर्ट करके अपनी पूरी एनालिसिस को करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पास दो ही कटिंग फोर्सेस रहेंगे तो उनके कंपोनेंट करने वगैरह आसान रहेगा। तो आप वैसे तो आप देख रहे हो कि थ्रस्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक्सियल रेडियल, दैट मींस इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो वो थ्रस्ट फोर्स होगा, ठीक है। आप ऑब्लिक मशीनिंग ऑपरेशन को ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन यानी दो कटिंग फोर्सेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर आप पूरी मशीनिंग एनालिसिस को करोगे। तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जनरली जो भी हम लोग एक्सप्रेशन फॉर्मूलेस ड्राइव करेंगे मशीनिंग में, वो हमारे किस पर बेस्ड होंगे, ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन पर बेस्ड, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन जो भी रिलेशनशिप निकाल रहे होंगे, चाहे वो शेयर एंगल का हो, चाहे वो आपस में जो कटिंग फोर्सेस है उनके बीच का रिलेशनशिप हो, तो वो सब हम लोग जो एनालिसिस के लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ठीक है। तो आगे अब हम लोग इसके डिस्कस करते हैं। तो अब जो हम लोग को डिस्कस करना है वो हमें करना है एनालिसिस ऑफ मशीनिंग इन ऑर्थोगोनल मेथड, ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं एनालिसिस ऑफ ऑर्थोगोनल मशीनिंग, एनालिसिस ऑफ ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम वो देखें कि इसमें कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग में। तो ऑर्थोगोनल मशीनिंग मैंने अभी आपको बताया कि टूल की एंड कटिंग एज एंगल और कटिंग वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसमें हमारे बेसिकली जो है दो तरह के फोर्सेस हमारे आते हैं, एक एफसी एंड एफटी, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इस वाले फिगर को आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये फिगर क्या है, टूल वर्कपीस इंटरफेस पे बना हुआ है, ठीक है, एक कटिंग टूल है, ये हमारा कटिंग टूल है, जो कि इधर की साइड में कटिंग वेलोसिटी कुछ vc, टूल की जो कटिंग वेलोसिटी है वो क्या है, कुछ समथिंग vc है, इस कटिंग वेलोसिटी से इधर की साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वर्कपीस है, ये जो है वो वर्कपीस है, ठीक है। अब ये देखिए वर्कपीस की ये जो सरफेस है ये वेल फिनिश सरफेस है, इस पर मशीनिंग हो चुकी है और इस पर मशीनिंग होनी बाकी है। इतनी आपने क्या किया है, ये T1 जो है इसकी
अनकट चिप थिकनेस है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये टूल इस साइड में हमारा मूव कर रहा है, तो समथिंग कटिंग वेलोसिटी VC से। तो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, तो जो मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है बियॉन्ड द टूल नोज, मटेरियल का डिफॉर्मेशन बियॉन्ड द टूल नोज जो होता है वो एक शियर प्लेन के अलाउंग होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक शियर प्लेन के अलाउंग होता है, वहीं पर आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल होता है, और जिससे कि चिप आपकी जनरेट होकर गैस से स्लाइड करते हुए जाते हैं। और अगर वहां पर जब फोर्सेस, जो शियर फोर्स होता है जो कि टूल के थ्रू हमारा वर्कपीस पे ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वो शियर फोर्स के थ्रू जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू मटेरियल के अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ से जैसे ही ज्यादा हो जाती है, वैसे ही वहां पर क्या होता है, क्रैक प्रोपगेट कर जाता है। तो ये जो पूरा फिनोमेना है वो एक शियर प्लेन के अलाउंग होता है, यानी जो मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है इस ट्यूब के थ्रू, वो क्या होता है, एक शियर प्लेन के अलाउंग होता है, वो शियर प्लेन ए है, और ये जो एंगल है ये फाई, ये शियर प्लेन एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर वन बाय वन हम लोग नोट डाउन करते जाते हैं। देखिए ये मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन है वो इस प्लेन के अलाउंग हो रहा है, ये आपका चिप है, ये हमारे पास में टूल है, ये हमारा वर्कपीस है, ये वेल फिनिश सरफेस है, ये अनमशीन सरफेस है, इस पर मशीनिंग होने बाकी है, ठीक है। तो ये जो एंगल आपको फाई दिख रहा है, ये एंगल हमारा जो होगा वो शियर प्लेन एंगल, फाई हमारे पास में क्या है, दैट इज कॉल्ड है शियर प्लेन एंगल, ठीक है। ये हमारे पास शियर प्लेन एंगल। इसके बाद देखिए T1 क्या है, T1 हमारे पास में है अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप, अनकट चिप थिकनेस, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया, T1 हो गया। इसी तरीके से आप T2 देखिए, T2 किसकी थिकनेस है, ये चिप की है, चिप मटेरियल कट होके जा रहा है। ये देखिए बिफोर हमारा मशीनिंग जो थिकनेस थी वो कितनी थी, T1 थी, और आफ्टर मशीनिंग जो चिप हमारा कट होकर रैक सरफेस के ऊपर, ये रैक टूल की रैक सरफेस है, इस रैक सरफेस के ऊपर स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, T2। तो ये क्या है आपके पास में, दैट इज चिप थिकनेस। T2 क्या है, ये क्या है, चिप थिकनेस, ठीक है, मशीनिंग के बाद जो हमारी चिप की थिकनेस है। इसके अलावा आप देखिए VC क्या है, दैट इज कटिंग वेलोसिटी ऑफ टूल, VC that is cutting velocity of tool, cutting tool, ठीक है, या velocity of cutting tool with respect to workpiece, इसको ये भी कह सकते हैं, जो VC है हमारे cutting velocity of tool with respect to workpiece, ठीक है। तो VC हो गया। V suffix x देखिए ये लिख रहा है, ये हमारा क्या है, shear plane velocity है, that is shear plane velocity, shear plane velocity जिसके अबाउट आपका मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो V सफिक्स x उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो V सफिक्स x क्या है हमारे पास में, दैट इज shear plane velocity, V सफिक्स x, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, V सफिक्स x, जिस वेलोसिटी से हमारा चिप जो है वो मूवमेंट कर रहा है, चिप जो है रेक्ट सरफेस के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा, V सफिक्स x दैट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टूल। ये जो वेलोसिटी Vf है ये विद रिस्पेक्ट टू कटिंग टूल होती है, तो ये लिख लीजिए Vf that is chip velocity या chip flow velocity या chip velocity, जो भी आप लिखना चाहें, chip velocity, ठीक। तो ये हमारे पास में सारे वो कंपोनेंट हो गए जो कि हम लोग इस एनालिसिस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास में हो गए। अब देखिए एक टर्म हमारा डिफाइन होता है यहाँ पर, स्मॉल आर, ये बहुत ज्यादा भी हम लोग यूज करेंगे, स्मॉल आर, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, स्मॉल आर टूल नोज रेडियस से भी हमने रिप्रेजेंट किया, बट यहाँ पे स्मॉल आर का दूसरा मतलब है, ठीक है। तो स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है सिंपली T1 अपॉन T2, ये रेशियो है। T1 हमारे पास में क्या था, देखिए अनकट चिप थिकनेस थी, ठीक है, और T2 हमारे पास में क्या था, दैट इज कट चिप थिकनेस या चिप थिकनेस आफ्टर मशीनिंग, जो हमारी चिप की थिकनेस है वो T2 है। तो जो T1 अपॉन T2 है ये आपका कहलाता है चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो R जो आपने डिफाइन किया वो क्या होगा, T1 अपॉन T2 दैट इज इक्वल टू
चिप थिकनेस रेशियो, ये हो गया। ठीक, कभी कभी क्या होता है, इसका उल्टा भी कर देते हैं, मतलब कि आपसे अगर कहा जाए 1/r क्या होगा, 1/r सिंपली क्या होता है, दैट इज T2/T1। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, T2/T1 को क्या बोलेंगे, चिप रिडक्शन रेशियो, चिप रिडक्शन रेशियो। ठीक है, तो जो अगर आर की बात किया जाए, ये जो आर आपके पास में दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज चिप थिकनेस रेशियो, और अगर 1/r यानी रेसिप्रोकल ऑफ दिस आर दैट इज कॉल्ड एज चिप रिडक्शन रेशियो। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, कभी अगर आपसे चिप रिडक्शन रेशियो पूछा जाए तो दैट इज इक्वल टू T2/T1, और अगर आर केवल चिप थिकनेस रेशियो आपसे पूछा जाए तो वो हमारे पास में क्या होगा, T1/T2। T1 हमारे पास में क्या है, अनकट चिप थिकनेस है, और T2 क्या है हमारे पास में, डिफॉर्म हो गया मटेरियल, उसकी चिप थिकनेस हो गई। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन से टर्म क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एक और टर्म है, ये बी आपको दिख रहा है, ये बी, बी है यहाँ पर, ये हमारी क्या है, दैट इज विड्थ ऑफ वर्कपीस। ठीक है, ऑफ वर्कपीस, ठीक है, विड्थ ऑफ वर्कपीस। अब ये आपको इस वाले डायग्राम में दिखेगी, क्योंकि ये इनसाइड द बोर्ड आएगी, तो बी वाली डायमेंशन है वो क्या होगी, इनसाइड द बोर्ड होगी, वो इस वाले आपको डायग्राम में दिख रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में। अब इसमें भी देखिए दो कंडीशन हो सकती है, जैसे कि T1 और T2 में, T1 क्या थी, चिप थिकनेस होती थी बिफोर मशीनिंग, एंड T2 दैट इज आफ्टर मशीनिंग, जो चिप की थिकनेस थी। उसी तरीके से B1 एंड B2 भी होगी, B1 क्या होगी, बिफोर मशीनिंग, बिफोर मशीनिंग विथ होगी, विथ ऑफ वर्कपीस। ठीक है, और B2 क्या होगा, अब वर्कपीस तो रहा नहीं। ठीक है, B2 क्या होगा, ये जो चिप आपको दिख रहा है इसकी भी तो थिकनेस होगी इनसाइड द बोर्ड, है ना, तो जो ये डिफॉर्म होके आ रहा है यहाँ पे इनसाइड द बोर्ड, यानी ये वाली जो थी ये दैट इज कॉल्ड एज B1, ये हमारा क्या हो गया, B1 हो गया। ठीक, और जो ये चिप की थिकनेस होगी वो विथ होगी, ठीक है, इनसाइड द बोर्ड, दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर मशीनिंग, आफ्टर मशीनिंग विथ ऑफ चिप। ठीक, ये हमारे पास में जो जो ये हमारे जो नोटेशन है उनकी क्या मीनिंग है उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि जो फाई है वो हमारे क्या हो गया, शेयर प्लेन एंगल हो गया, जिस शेयर प्लेन के अलावा यहाँ पर हमारा डिफॉर्मेशन होता है। लास्ट क्लास में इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो रहा है वो शेयर प्लेन के अलावा होता है। उसके अलावा T1 अनकट चिप थिकनेस होगी, T2 दैट इज चिप थिकनेस होगी, VC कटिंग वेलोसिटी ऑफ टूल, VS दैट इज shear plane velocity, VF that is chip velocity, R that is T1/T2, this is called as chip thickness ratio, and 1/R that is the reciprocal of chip thickness ratio is equal to T2/T1, that is called chip reduction ratio, B that is the width of workpiece, B1 that is the before machining width of workpiece, and B2 that is the after machining width of workpiece। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इस एनालिसिस में अभी काम आने वाली, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे हम लोग जब इसका डेरिवेशन करेंगे या इस पर जो कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे तो उनमें यही नोटेशन हमारे जो होंगे वो यूज होंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड वन चीज है, कुछ हम लोग को एजम्पशन यहाँ पे लेने पड़ेंगे। भाई जैसे आपने बर्नौलीज का एक्सप्रेशन किया था, कोई भी डेरिवेशन आप करते हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें एजम्पशन भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास में जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ एजम्पशन लेने पड़ते हैं। तो वो एजम्पशन क्या है उनको हम लोग अब इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो एजम्पशन को नोट ऑफ कर लेते हैं, कौन कौन से एजम्पशन है यहाँ पर उनको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन यहाँ पर ये है कि मटेरियल जो वर्कपीस का है, ठीक है, वर्कपीस मटेरियल को हम लोग इनकम्प्रेसिबल ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पशन हमारे पास में क्या है,
material material workpiece material we consider as a incompressible इनकम्प्रेसिबल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। डेंसिटी चेंज नहीं होगी मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूमेट्रिक इसमें जो है चेंज आएगा वो हम लोग क्या कहेंगे मशीनिंग के टाइम में वो जीरो होगा। वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो हमारा मटेरियल में होगा, द मटेरियल विच इज अंडर गोइंग डिफॉर्मेशन दैट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, मींस वॉल्यूमेट्रिक चेंज ड्यूरिंग मशीनिंग इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यानी बिफोर मशीनिंग जो वॉल्यूम है मटेरियल का और आफ्टर मशीनिंग जो वॉल्यूम है मटेरियल का वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम, अगर इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो अगर उसी प्रोसेस को, इस assumption को अगर हम लोग और एक्सपेंड करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, बिफोर मशीनिंग, बिफोर मशीनिंग इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आफ्टर मशीनिंग। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बिफोर मशीनिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आफ्टर मशीनिंग। ये फर्स्ट एजम्पशन हमारे पास हो गया। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, देखिए वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे निकालो, जैसे हम लोगों ने क्या कर दिया, देखिए बिफोर मशीनिंग इसकी थिकनेस कितनी है, T1 है। ठीक है, बिफोर मशीनिंग सपोज हमने इसकी लेंथ क्या एज्यूम कर लिया, वो क्या है, L1 है। ठीक है, बिफोर मशीनिंग उसकी विड्थ कितनी है, दैट इज B1 है। तो उस कंडीशन में हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास में हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, नोट डाउन कर लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बिफोर मशीनिंग का निकालना है तो हमारे पास में क्या होगा, B1 दैट इज विथ ऑफ मशीनिंग, बिफोर मशीनिंग मल्टीप्लाई बाय T1, और हमने ये एज्यूम कर लिया बिफोर मशीनिंग जो लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी, L1 होगी कुछ हमारी वर्कपीस की। तो B1 T1 L1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, V2 T2 L2, ये हमारे पास। ठीक है, B1 T1 L1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, B2 T2 L2। ठीक, अब आप ये ध्यान से देखिए ये L1 और L2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो अगर आप लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन को वेलोसिटी से रिलेट करना चाहते हैं तो दैट मींस क्या है, अगर हम लोग पर यूनिट टाइम में लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम में जो डिफॉर्मेशन लेंथ होगी वो उसकी वेलोसिटी के इक्वल होगी, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो पर यूनिट टाइम में अगर आप टूल के थ्रू डिफॉर्मेशन की बात कर रहे होगे तो वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी का इंडेक्स होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं d1 t1 बिफोर मशीनिंग, यहाँ पर कटिंग वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, vc। तो L1 हमारे क्या होगा, L1 अपॉन T करोगे तो क्या होगा, दैट इज Vc, कटिंग वेलोसिटी ऑफ टूल के इक्वल हो जाएगा। तो टूल पर यूनिट टाइम में यहाँ पर डिस्टेंस को टेबल कर रहा होगा, और आफ्टर मशीनिंग विड्थ हमारी क्या होगी इस चिप की, दैट इज V2, थिकनेस ऑफ इस चिप की कितनी हो गई है हमारे पास में, T2। ठीक है, और लेंथ L2 अपॉन T, तो वो किसकी होगी, दैट इज चिप वेलोसिटी हुई। चिप वेलोसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, Vf से, तो दैट इज इक्वल टू Vf। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, अगर फर्स्ट एजम्पशन आप ले रहे हो, फर्स्ट एजम्पशन ले रहे हो, क्या एजम्पशन था कि इनकम्प्रेसिबल हमारे पास में मटेरियल है, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि बिफोर वॉल्यूम और आफ्टर वॉल्यूम मशीनिंग के मटेरियल का वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद सेकेंड एजम्पशन लेते हैं। ठीक, सेकेंड एजम्पशन क्या है, सेकेंड एजम्पशन हमारे पास में ये है कि जो विड्थ ऑफ चिप है, विड्थ ऑफ टिप क्या थी, E, B से रिप्रेजेंट कर रहा था बिफोर मशीनिंग के लिए B1 और आफ्टर मशीनिंग के लिए क्या होगा, B2। तो जो विड्थ ऑफ चिप है, ऑफ चिप
वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज। ये सेकंड assumption, दैट मींस b1 इक्वल्स टू b2। इसका मतलब क्या होगा? बिफोर डिफॉर्मेशन जो हमारी विड्थ थी वो b1 थी, और आफ्टर डिफॉर्मेशन इस चिप की जो विड्थ थी वो क्या थी? b2 थी। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी कि b1 इक्वल्स टू b2। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? ये कैसे हमने एजम्पशन ले लिया कि ये पहले बिफोर मशीनिंग जो थी तो वो आफ्टर मशीनिंग जो विड्थ थी वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो देखिए इसको समझना पड़ेगा आपको कि अगर आप मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हो, तो ये टूल क्या करेगा? इस वर्कपीस को यहाँ पर कंप्रेस करेगा, ठीक है। अब देखिए ये टूल कंसिस्टेंट इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला रहा है, ठीक, और ये यहाँ पे क्या करेगा? लेंथ के अलाउंग यहाँ पर ये जो है ये आपका जो वर्कपीस दिख रहा है इसको लेंथ के अलाउंग क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। यानी कि जो वर्कपीस की जो डायमेंशन होगी, वर्कपीस की डायमेंशन होगी आफ्टर मशीनिंग, वो क्या होगी? लेंथ के डायरेक्शन में, क्योंकि टूल आगे मूव करेगा तो कंप्रेशन होगा, तो लेंथ के डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा? वर्कपीस में कंप्रेशन होगा। अब आपको पता है हमने फर्स्ट एजम्पशन क्या लिया हुआ है कि वॉल्यूम बिफोर मशीनिंग और वॉल्यूम आफ्टर मशीनिंग वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अब वॉल्यूम अगर बिफोर मशीनिंग और आफ्टर मशीनिंग कांस्टेंट है, और आप कह रहे हो कि भाई टूल को हम जब आगे बढ़ा रहे हैं तो वर्क पीस ये लेंथ है, लेंथ यानी कटिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के हिसाब से अगर आप कह रहे हो कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, ये चीज कंप्रेस हो रही है, तो ये डायमेंशन अगर कम होगी तो दो डायमेंशन कौन सी अदर बची? दो डायमेंशन अदर वाली कौन सी हुई? एक तो विड्थ ऑफ दिस चिप, है ना, विड्थ ऑफ चिप, और दूसरी डायमेंशन कौन सी हुई? थिकनेस ऑफ चिप, क्योंकि आपने ये T2 देखा है। तो अगर ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेंथ हमारी कंप्रेस हो रही है, तो जो लेंथ में होने वाला कंप्रेशन है आफ्टर मशीनिंग, लेंथ में जो कंप्रेशन हो रहा है वो या तो विड्थ के डायरेक्शन में बढ़ेगा या फिर क्या करेगा? टूल की ये जो चिप निकल रही है उसकी थिकनेस के डायरेक्शन में बढ़ेगा। भाई या तो चिप की विड्थ को बढ़ाएगा या चिप की थिकनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर एक डायमेंशन कम हो रही है तो किसी दो डायमेंशन में वो क्या होगी? वो ग्रोथ होगी। अब देखिए हो क्या रहा है, विड्थ के कंपेयर में यहां पर क्या है? विड्थ होगी इसकी इनसाइड द बोर्ड, विड्थ के कंपेयर में ये थिकनेस की वैल्यू क्या होगी? काफी कम होगी। विड्थ के कंपेयर में जो हमारी थिकनेस की वैल्यू होगी वो कम होगी, चाहे बिफोर मशीनिंग हो चाहे आफ्टर मशीनिंग हो। यानी B1 की वैल्यू जो होगी दैट इज मच मच ग्रेटर देन इन कंपेयर टू T1। उसी तरीके से T2 की वैल्यू भी क्या होगी? T2 से बहुत ज्यादा होगी। तो देखिए इनर्शिया इफेक्ट तो होता ही है। जब आप लेंथ को कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? जो हमारा जितना लेंथ में कंप्रेशन हुआ ड्यूरिंग मशीनिंग वो या तो विड्थ के डायरेक्शन में बढ़े या थिकनेस की डायरेक्शन में बढ़े। क्योंकि विड्थ की वैल्यू हमारी थिकनेस से ज्यादा है, इस वजह से जो विड्थ वाली डायरेक्शन होगी वो ज्यादा एनर्जी ऑफर करेगी, वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी अपने अंदर होने वाले चेंज का। विड्थ की वैल्यू चूंकि ज्यादा है इन कंपेयर टू थिकनेस, तो विड्थ के कंपेयर में वो थिकनेस के कंपेयर में विड्थ जो होगी वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी अपने अंदर होने वाले चेंज का। इस वजह से ओवरऑल चेंज हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो किसमें हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ थिकनेस में हो रहा है, T1 से T2 के बीच में। B1 और B2 को हम लोग ये मान लेते हैं कि ये क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, बट वो जो B से B2 में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा होगा वो बहुत ही कम होगा इन कंपेयर टू T1 से T2 में होने वाले चेंज का। तो इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। और वो नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रीजन ये है कि B2 जो होगा B1 से B2 में चेंज होने में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा इन कंपेयर टू T1 टू T2, क्योंकि T1 T2 की वैल्यू क्या है? बहुत कम है इन कंपेयर टू T1 T2। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ओवरऑल जो चेंज हो रहा है वो थिकनेस में चेंज हो रहा है, और जो विड्थ के डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या लेते हैं? विड्थ को कांस्टेंट ले लेते हैं, उसके चेंज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड एजम्पशन है वो हमारे पास में क्या होगा कि जो विड्थ ऑफ चिप कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए जरा ऊपर वाला एक्सपेंशन फिर क्या होगा। ऊपर वाले अगर एक्सपेंशन में आप करोगे तो अब क्या होगा? ये B1 और B2 आपस में इक्वल हो गए। तो B1 और B2 अगर आपस में इक्वल हो गए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, क्या होगा? B1 T1 BC इक्वल्स टू क्या होगा? B2 T2
अब चूंकि V1 और V2 आपस में इक्वल है, तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या बचा, T1 अपॉन T2, ठीक है, T1 अपॉन T2 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, VF अपॉन VC। VF क्या है, दैट इज शिफ्ट फ्लो वेलोसिटी, एंड VC क्या है हमारे पास में, दैट इज स्पिन वेलोसिटी। और T1 अपॉन T2 हमारे पास में क्या था, T1 अपॉन T2 तो चिप थिकनेस रेशियो था ना, जरा यहाँ पे देखिए R क्या था हमारे पास में, T1 अपॉन T2 था। तो आप V1 अपॉन V2, ये जो T1 अपॉन T2 आ रहा है, VF अपॉन VC, इसको आप क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हो। तो ये हमारे पास में एक टर्म आ गया कि अगर चिप थिकनेस रेशियो आपको निकालना है और आपको चिप फ्लो वेलोसिटी और कटिंग वेलोसिटी दी है, तो आप आसानी से स्मॉल r की वैल्यू को निकाल सकते हैं, या T1 T2 के रेशियो को आप निकाल सकते हैं। T1 यहाँ पे क्या था, अनकट चिप थिकनेस थी, और T2 हमारे पास में क्या था, दैट इज डिफॉर्म चिप थिकनेस थी। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये हमारे पास में आ गया एक्सप्रेशन T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू VF अपॉन VC दैट इज इक्वल टू R। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब बात ये आती है कि हम किस तरीके से इस रिलेशन को इस एंगल फाई यानी शेयर प्लेन एंगल से हम लोग रिलेट करें, क्योंकि शेयर प्लेन एंगल भी तो हमारा मशीनिंग एनालिसिस में इन्वॉल्वमेंट ले रहा है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल आर का शेयर प्लेन एंगल के साथ में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस रिलेशन से हमको ये पता चलेगा कि शेयर प्लेन एंगल की वैल्यू अगर चेंज होती है हमारी, तो किस तरह से हमारा, या आर की वैल्यू को आप चेंज करते हो, शेयर प्लेन एंगल की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग आगे जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, हमारे पास में एक फिगर ये ऑलरेडी है, ये वाला फिगर, ठीक है, इसमें कुछ नेमिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उस डेरिवेशन को आगे समझने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम ये किया, ये आपको शेयर प्लेन दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है ये शेयर प्लेन है, तो इसमें सबसे पहले नेमिंग हम लोग कर देते हैं। ठीक है, इसकी नेमिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ए से लेकर ये बी तक, ये वाला पॉइंट हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन जो है, ये हमारा क्या हो गया, शेयर प्लेन वाली लाइन होगी। ठीक, और यहां से हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ए से बी यहाँ पे फाई एंगल पे था, और यहां से ऊपर से हमने क्या किया, इसके बेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इस नॉर्मल की वैल्यू हमने क्या कर दिया, इस नॉर्मल की वैल्यू हमने दे दी तो सी, ये कुछ वैल्यू हमने क्या कर दिया, सी कर दिया। ठीक है, ये हमने दे दिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना दे रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको बड़ा फिगर बना देता हूं। देखिए, ये हमारे पास में, मैंने इस पहले वाले फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया है ताकि आप लोग समझ में आए। तो देखिए, ये हमारे पास में शेयर प्लेन था, ठीक है, टूल वर्कपीस इंटरफेस में। तो ये शेयर प्लेन ए बी से हमने रिप्रेजेंट किया, और बी से हमने क्या किया, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर सी पॉइंट पर यहाँ पर जाके मिलेगा। ठीक है, बी पॉइंट से हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इसके बेस पर, जहां से ये एंगल शेयर एंगल फाई बना रहा था। अब देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ट्रायंगल ए बी सी। ये कौन सा हो गया हमारे पास में, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज करके अगर लिखें, तो यहां से आप ध्यान से देखो, sin फाई की वैल्यू क्या होगी, एंगल हमारे पास में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये क्या है, बेस हमारे पास कौन सा हो गया, दैट इज सी ए, इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी, और नॉर्मल क्या हो गया, बी सी। ठीक है, ये हमारे पास में डायमेंशन होगी, बेस ए सी, हाइपोटेनस ए बी, और जो इसका नॉर्मल होगा वो बी सी हो गया। एंगल कितना हो गया, फाई हो गया। अब ये देखिए, नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है, जो बीसी वाली साइड है इसकी वैल्यू T1 के बराबर होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास में T1 क्या थी, अनकट टिप थिकनेस थी। बात क्लियर हो रही है, T1 हमारे पास में क्या था, अनकट टिप थिकनेस था। तो यहां से अगर आप वैल्यू को आप कंसीडर कर रहे हो, तो ट्रायंगल एबीसी में sin फाई की वैल्यू क्या होगी, sin एंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल अपॉन हाइपोटेनस। तो नॉर्मल हमारे पास में क्या है, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AB। ठीक है, BC वाली साइड की वैल्यू क्या है, T1 अपॉन AB। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, AB इक्वल्स टू T1 अपॉन sin फाई, AB इक्वल्स टू T1 अपॉन sin फाई। ये आपका एक फर्स्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। इसी तरीके से हमने क्या किया, चिप
को अगर आप डायमेंशन को देखो, चिप वाली डायमेंशन को आप ध्यान से देखिए, तो चिप वाली डायमेंशन में क्या किया, हमने बी वाली साइड से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो कि यहाँ पर डी पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। बी वाली साइड से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो हमारा कौन सा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। देखिए ट्रायंगल ए बी डी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब प्रॉब्लम देखिए वहां पे क्या है, यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा था ये जो इसका एंगल है वो कितना है, फाई है, बट क्या यहाँ पर ये वाला एंगल हमको नोन है, ये वाला एंगल जो है वो हमको पता नहीं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैंने एक नीचे फिगर बना रखा है, ये देखिए ये बेस है, ये बेस कौन सा है, ये वाला आपका एसी वाला साइड है, ये एसी वाला साइड, ये आपका कौन सा है, ये शेयर प्लेन के अराउंड है, ठीक है। अब मैंने आपको देखिए ध्यान से बात समझिएगा, याद कीजिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको रैक एंगल के बारे में बताया था, ये टूल की कौन सी है, ये टूल की रैक सरफेस है, और ये टूल की रैक सरफेस का जो एंगल होता है किससे, नॉर्मल के साथ में, ये ऐसे सिस्टम में वो क्या होता था, बैक रैक एंगल होता था, अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे रैक एंगल, ठीक है। तो वो रैक एंगल कैसे होता था, यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे, उस नॉर्मल का इस रैक सरफेस के साथ में जो एंगल होता था वो क्या होता था, अल्फा होता था। नॉर्मल का इस रैक सरफेस के साथ में जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। तो वही चीज है यहाँ पर देखिए मैंने ये टूल बना दिया, इसी चीज को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, तो ये आपकी टूल की रैक सरफेस है, और ये मैंने जो है ये इसका जो है नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये नॉर्मल का टूल की इस रैक सरफेस के साथ में जो एंगल है वो अल्फा हुआ, ठीक है। और ये आपका शेयर प्लेन एंगल है, ठीक है। शेयर प्लेन एंगल का एंगल क्या है यहाँ के साथ में, देखिए ये फाई है, शेयर प्लेन एंगल का ये एंगल कितना है यहाँ से, ये देखिए ये फाई है हमारे साथ में, ठीक है। अब आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, यानी ये वाला एंगल चाहिए, ये, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये फाई है और ये पूरा एंगल आपके पास में 90 डिग्री था, तो ये वाला एंगल कितना बचा हमारे पास में 90 माइनस फाइव, और ये एंगल हमारे पास में कितना है, अल्फा है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा हो जाएगा, ये आपका एंगल यहां तक का आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी वैसी चीज है। देखिए ये टूल की नोज है, ये आपको जो दिख रहा है ये टूल की रैक सरफेस, हमें टूल की रैक सरफेस से शेयर प्लेन तक के एंगल को कैलकुलेट करना है, टूल की रैक सरफेस से शेयर प्लेन तक के एंगल को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो वैल्यू कैसे आएगी, आप इसी फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ये इसका बेस हो गया जहां से शेयर प्लेन एंगल को हम बना रहे हैं, ये बेस यानी ये वाली लाइन, ठीक है। ये आपकी क्या हो गया, शेयर प्लेन हो गया, ये आपका शेयर प्लेन हो गया, ठीक। अब आपको पता है ये एंगल तो नोन है, वो कितना है, फाई है, ये वाला एंगल हमको नोन है वो कितना है, फाई है। अब आपको पता है कि अगर हम यहां से ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां से यानी इस तरफ से इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है कि अगर ये नॉर्मल हमारे पास में ड्रॉ होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब फाई एंगल आपने पहले से ही बना रखा है, तो बचा हुआ यानी नॉर्मल से शेयर प्लेन तक के बीच का एंगल, नॉर्मल से शेयर प्लेन तक के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 माइनस फाइव हुआ, नॉर्मल से शेयर प्लेन तक के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 माइनस फाइव हो जाएगा। अब लेकिन हमको नॉर्मल से शेयर प्लेन तक का एंगल को नहीं कैलकुलेट करना है, हमको तो टूल की रैक सरफेस यानी यहां से लेकर यहां तक का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 90 माइनस फाइव तो हमारा हो गया नॉर्मल से शेयर प्लेन तक के बीच का एंगल, और हमको पता है नॉर्मल से टूल की रैक सरफेस के बीच तक का एंगल कितना होता है, अल्फा होता है, रैक एंगल होता है, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टूल की रैक सरफेस से शेयर प्लेन तक का एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो इन दोनों एंगल को आप जोड़ दोगे तो टोटल एंगल कितना होगा, 90 माइनस फाइव प्लस, यानी ये जो एंगल होगा, ये जो पूरा एंगल होगा, ये एंगल आपका ये होगा, क्योंकि ये क्या है, शेयर प्लेन एंगल से लेकर टूल की रैक सरफेस तक, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो ये हमारे पास में एंगल आ जाएगा 90 माइनस 5 प्लस अल्फा। ठीक, अब आप जरा ट्रायंगल एबीडी को कंसीडर करो। तो ट्रायंगल एबीडी को कंसीडर करोगे तो आप देखोगे जो नॉर्मल है बीडी, ये किसके बराबर होगा? ये आपकी जो डिफॉर्म चिप थिकनेस है T2 के बराबर होगा। ठीक है, AB तो हमारा शेयर प्लेन है, तो अगर आप यहाँ पर भी साइन का एंगल लगाएंगे तो साइन और ये वाला एंगल आपने निकाला कितना 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, इतना आपका 90 माइनस 5 और ये वाला क्या हो गया प्लस अल्फा। तो साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में नॉर्मल अपॉन हाइपोथेनस। तो नॉर्मल हमारे पास में क्या है दैट इज बीडी, बीडी अपॉन हाइपोथेनस। हाइपोथेनस हमारे पास में क्या है एबी, ये हो गया। अब बीडी की वैल्यू आपको पता है, बीडी की वैल्यू कितनी है T2 अपॉन एबी। ठीक, तो अब आप इसको जो है आगे अगर सिंपलीफाई करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इससे ऐसा करो, एक स्टेप में और कर दे रहा हूं, अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5 और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक, ऐसे मैंने लिख दिया क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखना है ना, तो इस वजह से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा माइनस कॉमन लोगे तो 5 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा होगा, और अगर आप AB के टर्म में लिखना चाहते हो तो क्या आएगा AB इक्वल्स टू T2 अपॉन ये क्या हुआ साइन 90 माइनस थीटा दैट इज cos, तो ये cos थीटा यानी cos 5 माइनस अल्फा। ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड में आप देखिए ये भी दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा इन दोनों की जो राइट हैंड साइड होगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों की राइट हैंड साइड को जब आपस में इक्वेट करोगे तो हमारे पास में देखो क्या रिलेशन आ रहा है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिलेशन आया T1 अपॉन sin 5 दैट इज इक्वल टू T2 अपॉन cos 5 माइनस अल्फा। ठीक है, T2 अपॉन cos 5 माइनस अल्फा। बट हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि T1 अपॉन T2 हमारा किस टर्म में हो जाए, T1 अपॉन T2 के टर्म में हो तो वो क्या होगा 50 रेशियो होगा। तो हमने क्या किया T1 अपॉन T2 को एक तरफ कर दिया, तो यहां से क्या होगा स्मॉल r इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 दैट इज इक्वल टू sin 5 अपॉन cos 5 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास में रिलेशन होगा। अब आप इसके एक्सप्रेशन को आप जो है ओपन कर दीजिए। हमें पता है cos a माइनस b का एक्सप्रेशन क्या होता है cos a प्लस sin a sin b। तो उसी के रिलेशन को अगर आप आगे लिखते हो तो sin 5 अपॉन cos 5 cos अल्फा प्लस sin 5 sin अल्फा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा cos 5 cos अल्फा प्लस sin 5 sin अल्फा। ये हमारे पास में आ गया। इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं r इक्वल्स टू जो कि वैल्यू हमारे पास में क्या थी T1 अपॉन T2। ठीक, आप क्या करो ऊपर नीचे cos 5 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे क्या करो cos 5 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन आएगा sin 5 अपॉन cos 5। ठीक है, मैंने क्या किया ऊपर नीचे cos 5 से डिवाइड कर दिया sin 5 अपॉन cos 5 अपॉन यहां पे आप करोगे cos 5 cos अल्फा अपॉन cos 5 प्लस sin 5
साइन अल्फा अपॉन कॉस फाई, ठीक है। ये हमारे पास में रिलेशन बने, ये हमारे पास आएगा। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई यहां कर देता हूं। देखिए ये जो हमारे पास टर्म था इसको हम लिख रहे हैं आर इक्वल्स टू क्या है, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव कितना हो जाएगा हमारे पास में, टेन फाइव। टेन फाइव अपॉन, यहां से देखिए कॉस फाइव हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कॉस अल्फा प्लस, यहां देखिए साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, टेन फाइव, टेन फाइव मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, साइन अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके टेन फाइव को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहां से आप जब करोगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा जरा देखो, आर कॉस अल्फा प्लस आर टेन फाइव साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू टेन फाइव, ठीक। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे देखिए आपको कॉमन दिख रहा है टेन फाइव और ये वाला टेन फाइव का, ठीक है। तो ये आप एक साइड ले आइए, ठीक। और इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं टेन फाइव को लेकर कॉमन लेके, तो वहां से हमारे पास में क्या आएगा, आर कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू टेन फाइव, ये वाला टर्म आप इधर ले आए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वन माइनस आर साइन अल्फा, ठीक। तो यहां से आप इस टर्म को इधर ले आइए, नीचे ले आइए, ठीक। इस टर्म को जो आप नीचे लेके आओगे तो क्या बन रहा है, आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू टेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, इसको हमेशा आपको याद रखना है। ये शेयर प्लेन एंगल और जो आपका चिप थिकनेस रेशियो है इनके बीच में ये रिलेशन आता है, टेन फाइव इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें आप ये देखोगे कि शेयर प्लेन एंगल, रैक एंगल और जो हमारे पास में चिप थिकनेस रेशियो है इनके बीच में ये रिलेशन हमारे पास में आ रहा है। अब देखिए शेयर एंगल किस तरीके से अफेक्ट करेगा इस पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको आप नोट कर लीजिए, मैं आगे लिखवा दे रहा हूं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अगर आप आर की वैल्यू को बढ़ाते हैं, यानी कि आप क्या करते हो, चिप थिकनेस रेशियो की वैल्यू को बढ़ाते हो, आर की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब क्या है हमारे पास में, आप चिप थिकनेस रेशियो की वैल्यू को बढ़ाते हो, तो चिप थिकनेस रेशियो को आप बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में भी आपका जो होगा शेप प्लेन एंगल की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ेगी इस रिलेशन। उसी तरीके से अगर आप अल्फा की वैल्यू यानी रैक एंगल की वैल्यू को आप बढ़ा दोगे तो भी आपका क्या होगा, शेयर प्लेन एंगल जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें कंफ्यूजन आप ये देखोगे कि अगर आप अल्फा की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो आप यहाँ से देखो ध्यान से कि साइन की वैल्यू, भाई आपको पता है रैक एंगल की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी कंसीडर करते हो, 45 डिग्री तक कंसीडर करते हो, ठीक है। ये मैंने मेटल कटिंग के लेक्चर 3 में आपको बताया था। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये साइन वाला जो टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी बढ़ेगी, और ये जो कॉस वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, वो रिड्यूस होगी, ठीक है। यानी अल्फा की वैल्यू बढ़ाने पर कॉस वाला टर्म हमारा रिड्यूस करेगा और साइन वाला टर्म बढ़ेगा, बट ओवरऑल जब आप वैल्यू देखोगे तो फाई की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो साइन अल्फा में जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है वो कॉस अल्फा के डिक्रीमेंट के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो है अल्फा की वैल्यू बढ़ाने पर जो शेयर प्लेन एंगल की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो आज हम लोग फिर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।